Welcome friends again, and we are discussing our portion of judicial system, and today here in this topic we are going to discuss about appointment of judges. सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस भी कैसे अपॉइंट होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे फंक्शन करती है, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मैंने ब्रीफली आपको समझाया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब जब हमें पता है कि देयर विल बी अ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट विच विल बी कमांडिंग होल जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, तो उसके जजेस कैसे आएंगे, कौन अपॉइंट करेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनी, कब बनी, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 24 जनवरी 1950 को ही हमारी सुप्रीम कोर्ट बन चुकी थी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय। लेकिन उससे पहले क्या है, कोई ऐसा कोर्ट था हमारे यहाँ? तो यूजुअली आप देखोगे जब एंशिएंट और मिडिवल टाइम में देखोगे तो राजा ही कोर्ट हुआ करते थे, या उनके नीचे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे जो कोर्ट होते थे। सूबेदार, या फिर आप बोलो वो राजा का जो गवर्नर होता था वो भी एक कोर्ट चलाता था। द अल्टीमेट कोर्ट वाज देयर इन द कोर्ट ऑफ द किंग हिमसेल्फ और क्वीन हिमसेल्फ। बट धीरे धीरे जैसे ही चीजें मॉडर्निटी की तरफ बढ़ती है, जब मोनार्की इज गिविंग वे टू द डेमोक्रेसी, मोनार्की को रिप्लेस करके डेमोक्रेसी आता है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। हमारे यहाँ उस समय तक जब हमारे यहाँ मिडिवल इंडिया खत्म हुआ तो ब्रिटिश आए और कुछ नए जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स किए। जैसे आप पढ़े होंगे कि वैरेन हास्टिंग्स के जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स, तो उन सब के समय भी कई तरह के कोर्ट बनते थे। जैसे हमारा जो हाई कोर्ट सबसे पहले इस देश में बना था, दैट वाज इन 1861 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। हाई कोर्ट की हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा है, एक पहले भी सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, लेकिन उसका ज्यूरिसडिक्शन तो हाई कोर्ट से भी कम हुआ करता था, वो सिर्फ कलकत्ता की मैटर्स ही देखता था। अभी जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया का कोर्ट है, दैट इज द फेडरल कोर्ट। फेडरल का भी एक मीनिंग है, ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस टर्म को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उस एक्ट में बात कही गई थी कि देयर हैज टू बी अ फेडरल कोर्ट, देयर हैज टू बी अ फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट क्यों? तो इसी एक्ट में बोला गया था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि देयर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट एट वन लेवल एंड बिलो दैट देयर, देखो यहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एंड उसके नीचे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस इज द वेरी बेसिक फीचर ऑफ द फेडरेशन इन एनी कंट्री। जहां पे नहीं होता ये शेयरिंग ऑफ पावर, एक ही गवर्नमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। एग्जांपल लेके समझो, जो ब्रिटेन है वो यूनिटरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, और जो यूएसए है वो फेडरेशन का है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं कहीं हमारा यूनियन जो है दैट गेट स्ट्रॉन्गर पावर। हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में इमरजेंसी में कि कब सारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन विल स्टार्ट बिहेविंग इन यूनिटरी नेचर, तो दैट इज डिस्टर्बेंस इन द फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन इस तरह की फेडरेशन की बात की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और उसके नीचे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट होंगे, कब की गई थी? तो 1935 के एक एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी। अभी उसी एक्ट में बोला कि जब दो लेवल्स में शेयरिंग ऑफ पावर होगी, सपोज कि आपके घर में आप हो, फादर है, मदर है, 2-3 भाई बहन है, तो फादर मदर के पावर्स भाई बहन में डिवाइड होते हैं, तो कभी भाई बहन में भी क्लैश होते लगता है, कभी पावर शेयरिंग को लेके भी क्लैश हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, प्रोविंसेस के बीच में भी क्लैश हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपस में स्टेट के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या बोला कि एक फेडरल कोर्ट बनेगी, राइट। 1947 इज द ईयर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। 1935 में तो ये एक्ट बना। हालांकि ये फेडरेशन कभी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ये अलग बात है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इस फेडरेशन में दो तरह के लोग जुड़ने थे। एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्टली कंट्रोल में आते थे ब्रिटेन के, और एक थे प्रिंसली स्टेट जो क्वीन और मोनार्की के सबऑर्डिनेट थे, उनकी पैरामाउंटेसी थी। तो प्रिंसली स्टेट ने कभी इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। ब्रिटिश प्रोविंसेस ने, जो इंडिया की प्रोविंसेस थी, उसने 2 साल तक फंक्शन किया, लेकिन कांग्रेस के मूवमेंट शुरू होने के कारण सारी मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, तो ये फेडरेशन कोलैप्स कर गया। तो टेक्निकली कभी ये इंप्लीमेंटेशन में आया नहीं, लेकिन कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो वही कोर्ट जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होता है, तो वही कोर्ट बाद में चल के हमारा सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फीचर आप देखोगे,
फेडरल डिस्प्यूट को, इंडिया में स्टेट्स और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करना भी एक जुरिस्डिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट नेचर में आया, इस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है, तो उसको कौन रन करेगा, कौन से लोग होंगे, क्या होंगे, तो इस बिहाफ पे एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 124। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 124। ठीक, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि जो 123 है आर्टिकल, यहां तक लेजिस्लेचर की बात की गई है, 123 तक लेजिस्लेचर की बात की गई है। तो 123 में क्या है, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव के हिस्से है, जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं हमारे यहाँ, उनको भी कोई लॉ मेकिंग पावर दी गई जिसको कि ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस की पावर 1, 2, 3 में खत्म होती है। और सिमिलरली अगर आप याद करना चाहो कि गवर्नर के पास भी एक लॉ मेकिंग पावर है, वो 213 में दी गई है, 123, 213, ठीक है, गवर्नर की लॉ मेकिंग पावर यानी गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसके बाद से शुरू हो जाता है अपना सुप्रीम कोर्ट, राइट। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में पहला आर्टिकल ही बोलता है कि कितने लोग होंगे, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ये सारी चीजें ये बताता है। तो अब देखो वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दो बातें आप सीखो अभी, जहां भी शैल लिखा होगा ना, दैट मींस मैंडेटरी। थोड़ा इंग्लिश में मस्ट होता है मैंडेटरी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में जहां भी शैल लिखा होगा मैंडेटरी। क्या बोलता है आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का होना इस देश में जरूरी ही है। प्रेसिडेंट के बिना ये देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1 मिनट भी फंक्शन नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है आपको, तो पूरा नया नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लाना पड़ेगा। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू देयर कैन बी नॉट इवन बी अ सिंगल मोमेंट जब इस देश में प्रेसिडेंट नहीं होंगे। मान लो अचानक से प्रेसिडेंट बीमार हो गए, मृत्यु हो गई, बाहर चले गए, नहीं ऑफिस कर सकते हैं, एट दैट इंस्टेंस ओनली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक चार्ज एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का होना भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तभी आप देखो वहां लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी होना उतना ही मैंडेटरी है जितना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होना मैंडेटरी है। अब आप पूछते होगे कि कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पे शैल के अलावा भी कुछ लिखा होगा, या फिर जो मैंडेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। है वैसे प्रोविजंस, अगर वहां कहीं लिखा पाते हैं आपकी में, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और कहीं लिखा हो में, मतलब वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, वो वॉलंटरी है। जैसे कि पावर शेयरिंग की ही हम बात कर रहे थे, यूनियन, स्टेट, उसके नीचे क्या आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट कर दिया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगी, जो पंचायत गांव में बनते हैं वो होंगे। लेकिन इसके बीच का स्टेट, यूनियन ने अपने पावर स्टेट को शेयर कर दिया। अब स्टेट कितना पावर शेयर करेगा ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ रखा है। तो वहां पे क्या लिखा है, स्टेट में डिवॉल्व द पावर, मतलब स्टेट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से। एक और एग्जांपल लेके समझिए कि कभी लॉ पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए भेजती है, कहां भेजने के बाद, लॉ बनाने के बाद भेजती है प्रेसिडेंट के पास कि आप इनको साइन करें, तब ये लॉ जो है वो एक्ट बन जाएगा, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल एसेंट। एसेंट यानी स्वीकृति, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए लॉ को भेजा जाता है, ठीक है। अब वहां पे देखोगे लिखा क्या है, प्रेसिडेंट मे गिव द एसेंट, मे विथ होल्ड द एसेंट। मतलब या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे कानून को, या फिर उसकी रोक ले। अगर रोकते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, वीटो। तो प्रेसिडेंट मे यूज द वीटो और मे गिव द सिग्नेचर टू द एनी बिल। वहां पे क्या आ रहा है, मे, मतलब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। हालांकि फिर प्रेसिडेंट के ऊपर अलग अलग तरीके के कंडीशंस लगे हुए हैं कि प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्ट अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो वो जो वीटो भी यूज करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव पे, यानी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के सुझाव पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मे लिखा हुआ है वहां पे, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर में भी देखो, गवर्नर में रिजर्व द बिल, मतलब वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है कि उसको रिजर्व करना ही करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, शैल, मतलब मैंडेटरी होना ही है सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट तो हमने समझ लिया कि मैंडेटरी है। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जब हो गया तो उसमें कितने लोग होंगे, कौन से जजेज होंगे, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या बोला था कि देयर हैज टू बी ए सुप्रीम कोर्ट, और उस समय जो जजेस की नंबर फिक्स की गई थी वो थी टोटल 8, जिसमें से 7 जज होने थे और 1 चीफ जस्टिस होने थे, 1,
राइट, एक चीफ जस्टिस होने थे। अगर आप प्रेजेंटली बात करते हो तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में? मैक्सिमम जो प्रेस्क्राइब्ड है वो हो सकते हैं 34, तो 33 अदर जजेस एंड एक हमारे चीफ जस्टिस जो होंगे इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, राइट। तो 34 जजेस होंगे हमारे यहाँ। दिस इज द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आप बात करते हो कि जिस समय हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उस समय प्रेजेंटली कितने हैं, तो 31 जजेस हैं जो प्रेजेंटली अपॉइंटेड हैं, जिसमें से 30 अदर जजेज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक। सो यहाँ पे आप कर लो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, और ये प्रेजेंट है, राइट, ये प्रेजेंट है। तो टोटल 30 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस मेक्स इट अ 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां लगेगी? तो सुप्रीम कोर्ट लगेगी दिल्ली में, ऐसा प्रेस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट हैज बीन रिटेन दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी देयर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में कभी ये आपको देखने को मिले कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है, ऐसा होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दिल्ली के बाहर भी हम सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश एंड फंक्शंस करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट whose seat shall be in Delhi, but if required the parliament may prescribe for any other seat of the supreme court। मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो बहुत ज्यादा केसेस हो जाए, बहुत ज्यादा, जब एक कोर्ट उसको हैंडल ना कर पाए, एक सुप्रीम कोर्ट ना हैंडल कर पाए, तो मान लो कलकत्ता में लगा दिया, बॉम्बे में लगा दिया, चेन्नई में लगा दिया, कहीं भी एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच खोल सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो, राइट। So there shall be a Supreme Court, that shall be at Delhi, and also it may be at other places. Now who will be the judges, how they will be appointed? क्योंकि कोर्ट है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी कौन होंगे? जजेज ही होंगे। देखो, दो पार्टी होंगी, मान लो केस चल रहा है A वर्सेस B, दो लोग हैं जिनके आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया और वो कोर्ट पहुंच गए, किसी भी कोर्ट में, 1 मिनट के लिए समझो आप, तो वो कैसे जाएंगे? A के अपने लॉयर होंगे, लॉयर 1 मान लेते हैं, बी के अपने लॉयर होंगे, लॉयर 2 मान लेते हैं। हालांकि हमारे देश का लॉ ऐसा भी प्रोविजन देता है कि अगर आपके पास कोई लॉयर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कोई लॉयर हायर करने के लिए, सो अंडर डीपीएसपी यू गेट अ पर्टिकुलर थिंग 39A आर्टिकल में, फ्री लीगल एड, और उसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी बना है कि अगर कोई भी इंसान गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए, तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की या सुप्रीम कोर्ट की, और उसको फ्री में सरकारी खर्चे पे एक लॉयर मुहैया कराई जाएगी। अगर फिर भी कोई लॉयर उनका केस लेने से इनकार कर देता है तो उस इंसान के पास राइट होता है कि वो खुद ही अपनी पैरवी, खुद ही अपनी वकालत केस में कर सके, तो अपने इन पर्सन भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली आप देखोगे कि दो पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लॉयर हैं, राइट। अब उन लॉयर के आर्गुमेंट को सुन के, उनके एविडेंस को सच परख के, एक इंसान जो है वो क्या देगा, एक अथॉरिटी जो है वो देगा जजमेंट, और उसको बोलते हैं जज, ठीक है। तो ये जज जो होता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, इट इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पार्टीज। ये दो पार्टी क्या है? एक दूसरे के एडवर्स है, दे आर कॉल्ड एडवर्सरी टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एडवर्सरी टू ईच अदर, ठीक। जहां पे दो पार्टी आपस में है और जज जो है वो क्या, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन कई जगह ऐसे सिस्टम है जहां पे जज खुद ही इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर रहा होता है। मान लो कि एक सिचुएशन है, ए के ऊपर चार्ज लगा है कि उसने किसी का मर्डर किया है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो जब मर्डर वगैरह जो भी क्रिमिनल केसेस होती है उसमें एक पार्टी तो जो अक्यूज रहता है, जो आरोपी रहता है वो होता है, और सामने वाली जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट होती है। किसी भी क्रिमिनल केसेस में कभी आप ये नहीं देखोगे कि राम वर्सेस श्याम, इट इज ऑलवेज राम वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सिचुएशन होती है। गवर्नमेंट क्राइम के केसेस को इतना सीरियसली लेती है कि सोशल ऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए वो खुद ही आती है बीच में कि नाउ इट इज ऑफेंस नॉट ओनली अगेंस्ट वन इंडिविजुअल, जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट तो हुआ ही है, बट इट इज ऑफेंस अगेंस्ट होल सोसाइटी, सो लेट मी प्रोसिक्यूट द पर्सन, राइट। सो स्टेट विल कम। तो अभी क्रिमिनल केस है, मान लो, अब हम क्या करते हैं कि ए वर्सेस स्टेट लिख देते हैं, यहां पे स्टेट यानी सरकार, ठीक है। इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। अब जज तो कभी इंटरफेयर नहीं करता ना कि पुलिस भाई साहब आप जाओ
और ये इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, वो इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी नेसेसरी। प्रोसेस क्या है क्रिमिनल केसेस का हमारे यहाँ, ये देखिए, ये समझिए आप कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी वारदात होती है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, तो उसकी एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर इज व्हाट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, एफआईआर फाइल हो गई। एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक अपनी रिपोर्ट फाइल करती है, कहां पे? कोर्ट में। दैट इज कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट। तो पुलिस जो है उस रिपोर्ट में बोलेगी कि ये लोग जो हैं वो आरोपी है, इसके खिलाफ हमें ये एविडेंस मिले, दीज आर द पर्सन्स हु आर एक्यूज्ड एंड वी हैव फाउंड सो मेनी एविडेंस एंड दिस इज व्हाई दे हैव बीन अरेस्टेड एंड दे आर हमारी समझ से ये चार्ज बनते हैं उसके अगेंस्ट। तो पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन लगता है कि कोई नहीं, ये कंप्लेंट सही नहीं था, तो पुलिस क्या बोलेगी कि क्लोजर रिपोर्ट, मतलब नहीं हुआ इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है और उसको लगता है कि सच एंड सच पर्सन मे बी द क्रिमिनल, उसने क्राइम किया होगा, तो उसके अगेंस्ट पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेगी। ठीक है, चार्जशीट फाइल करेगी। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? चार्जशीट फाइल करना। जब कभी आप न्यूज़पेपर में सुनते होगे सीबीआई ने सो एंड सो के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक, अब चार्जशीट के बाद जो जज साहब होंगे उनके पास चार्ज आएगी, तो पूछेंगे जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं इन धाराओं में, डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आप इन चार्जेस को मानते हैं? तो बोलेगा नो सर, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई क्लेम ट्रायल। मतलब कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, या फिर मैं अपने आप को निर्दोष मानता हूं, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। तो जज साहब बोलेंगे ठीक है, आप अपने एविडेंस अपने वकील के थ्रू पेश करिए। स्टेट को भी बोला जाएगा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन करके चार्ज लगाए हैं उसके एविडेंस पेश करिए। फिर दोनों एविडेंसेस पे बहस होगी, फाइनल में जजमेंट देंगे। तो यहां क्या है? दो पार्टी है, एक स्टेट और एक दूसरा इंडिविजुअल, बोथ आर एडवर्सरी टू ईच अदर, जज इज एक्टिंग इंडिपेंडेंट। बट कहीं भी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अभी देखो, इस सिस्टम को एडवर्सेरियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो पार्टी जो है एडवर्सरी है ईच अदर में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था यूपीएससी में एक बार प्री में, एडवर्सेरियल सिस्टम के बारे में। ठीक, तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे दो पार्टीज होती हैं, एक दूसरे के एडवर्स में वो कंटेस्ट कर रही होती है, और जो जज होता है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो एडवर्सेरियल सिस्टम हो गया। दूसरा से क्या सिस्टम होता है? और भी कोई ऐसा सिस्टम होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो दूसरा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इनक्विजिटोरियल सिस्टम। इनक्विजिटोरियल सिस्टम, ये सिस्टम कहां है? तो यूएसए में फॉलो करते हैं इस सिस्टम को, इनक्विजिटोरियल सिस्टम को। इसमें क्या होता है कि जज जो है वो पुलिस को रेगुलर डायरेक्ट दे रहा होता है कि वहां से जाओ, एविडेंस कलेक्ट करके लाओ। वहां जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, दैट इज हैविंग मोर पावर, वो डायरेक्टली पुलिस को इंटरफेयर कर रहा होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेंगे। यहाँ पे आपको वो क्राइम सीन पे जाता है, वो खुद एविडेंस के कलेक्शन कर सकता है। तो ये जो जहां पे जज लेड इंक्वायरी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनक्विजिटोरियल सिस्टम। यहाँ पे जो जज है वो खुद ही इंक्वायरी को लीड करता है, जज लेड इंक्वायरी। कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को आएगा कि क्या हमें एडवर्सेरियल सिस्टम से बाहर निकल के इनक्विजिटोरियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडवर्सेरियल सिस्टम में एविडेंस फेज में ही इतना टाइम लग जाता है कि केस बहुत डिले होते हैं, और हमारे देश में भी 4 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है। तो क्या इससे बाहर निकल के हमें इनक्विजिटोरियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए? यहां पर डिसीजन थोड़ा फास्ट होता है। तो इसके काउंटर में आप ये बोल सकते हो कि दोनों सिस्टम की अपने अपने मेरिट्स हैं। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में कभी थोड़ा फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जज में बी बायस्ड सम टाइम, और उस सिचुएशन में जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इस वजह से एडवर्सेरियल सिस्टम लाया गया है। हम सजेशन ये दे सकते हैं कि एडवर्सेरियल सिस्टम में ही कुछ रिफॉर्म किया जाए, एविडेंस के प्रोसेस में कुछ वैकेंसी जो है उसको जजेस की उसको फिल किया जाए, सो दैट पेंडेंसी ऑफ केसेस ना हो। ई कोर्ट का जो सिस्टम है कि आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं केसेस को, आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग किया है, सो दैट कोई बंदा घर पे भी, अब उसको जरूरत नहीं है फिजिकली दिल्ली आने की। अगर कोई केस चल रहा हो तो कोई तमिलनाडु से दिल्ली आ रहा हो, फिर केस उस दिन हियरिंग नहीं हो तो फिर उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो ये सारे सिस्टम सॉल्व होंगी। तो इट्स नॉट दैट कि हमें इनक्विजिटोरियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने एडवर्सेरियल सिस्टम में ही कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, सो दैट पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो कम हो जाए, और जो लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है, धीरे धीरे लोगों का भरोसा अदालत से उठ रहा है, तो उसको ब्रिज किया जा सके, ट्रस्ट डेफिसिट को, गैप को ब्रिज किया जा सके। ये है। अभी देखिए कि दो तरह के सिस्टम हो गए, एडवर्सेरियल एंड इनक्विजिटोरियल।
अब इसमें क्या है, जज जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कभी किसी के साइड से नहीं, चाहे वो स्टेट का ही हो, उसका साइड नहीं लेगा, राइट। तो हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, ये अब समझने की बारी आ चुके हैं। तो देखिए, जज अब उसका अपना फंक्शन होता है डिसीजन देना, वो अपॉइंट कैसे होगा। 3 ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो उसी के एक हेड जो एग्जीक्यूटिव है, उसके हेड ही जज को अपॉइंट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन एब्सोल्यूट और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कैसे? एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल होती है, ठीक, और लेजिस्लेचर को चेक करने के लिए जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव को भी चेक करने के लिए जुडिशियरी है, लेकिन जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है। अब वो एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज वारंट एंड सील। वारंट मतलब उनकी अथॉरिटी के और उनके सिग्नेचर के साथ ही कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों नहीं बनना हो, ठीक। तो ये एक प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो कैसे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये सवाल आपके मन में होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी अथॉरिटी। तो इसके कुछ प्रोसेस फिक्स किए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट the judges of the Supreme Court, but before such appointment he will have to seek the advice from such number of judges of Supreme Court which he may think fit। क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट तो करेंगे, लेकिन उस अपॉइंटमेंट से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों से सलाह मशवरा करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है। अब इन सलाह मशवरों की बातों पे ही डिस्प्यूट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मान लो कि एक प्रेसिडेंट आ गए यहां पे, ठीक, दूसरी तरफ एडवाइस देने के लिए जज हो गए। ये भी फिक्स नहीं किया कितने जज से एडवाइस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या होता है कि क्या जो जज हैं, ये लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं, वो अपॉइंटमेंट के लिए अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं तो क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होगा? द क्वेश्चन इज, जो यहां से एडवाइस जा रहा है क्या वो बाइंडिंग है? ये भी क्वेश्चन था कि अगर बाइंडिंग नहीं है तो इनके एडवाइस का फिर क्या मतलब है? ये कुछ और एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ अपॉइंटमेंट कर देंगे। देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं होती, वो हमेशा गवर्नमेंट की मर्जी होती है, वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी होती है। आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच शैल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड हिज एडवाइस शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी प्रेसिडेंट को वही काम करना है, कुछ सिचुएशंस को छोड़ के जहां पे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। हाँ, अगर उनको लगता है कि ये एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया है वो सही नहीं है तो दोबारा भेज सकते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापिस से उसी सेम एडवाइस को भेज देती है प्रेसिडेंट के पास तो उसको मानना प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है। क्वेश्चन यहां पर यह है, इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिक्स कर दिया कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस लेनी है। सवाल यह था कि यह बाइंडिंग होता है कि नहीं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए जो जजेस से एडवाइस ली जाए या चीफ जस्टिस से खुद एडवाइस ली जाए। सवाल यह है कि जो जज हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडिया है कि जज जितने भी जजेस हैं वो खुद अपनी अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, अपना ही नाम कोई कैसे रिकमेंड कर सकता है। जैसे कि मान लो कि एक चीफ जस्टिस है और 30 जजेस हैं, राइट। अब ये चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं तो इन्हीं 30 में से कोई बनेगा ना। अब प्रेसिडेंट ने पूछा कि भाई आप लोगों में से कौन जज बनेगा, तो ये तो वही बात हो गई कि मैंने बताया मैं बनूंगा, उन्होंने बताया मैं बनूंगा, ठीक। तो इन्हीं सब कुछ को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डाउट था। शुरुआत में तो प्रोसेस सही था क्योंकि एक बार जब जो लोग जज अपॉइंट होते हैं वो रिटायर करने के बाद ही हटेंगे या फिर उन्होंने कुछ वायलेशन किया हो तब हट सकते हैं, तो चलता रहा। लेकिन आफ्टर की 1-2 जज जब रिटायर होने लगे, गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में क्लैश होने लगा ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो गवर्नमेंट की कोशिश ये रहती थी कि कुछ ऐसे जजेस को बिठाए जो हमारे प्रो हो। जुडिशियरी की ये ब्यूटी रही कि उन्होंने हमेशा गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, चेक किया है
कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको चेक किया जाएगा। अगर आज हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट इंटैक्ट है, वो भी एक कोर्ट की जजमेंट की वजह से, दैट इज केशवानंदा भारती केस। ठीक है, तो ये टसल गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच शुरू हुआ। तो वो सेटल कैसे हुआ? तो उसके लिए कुछ केसेस हुए जिसके बेस पे कुछ जजमेंट देना था, और सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजमेंट के बेसिस पे आज डिटरमाइंड है कि कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए 3 जज केस के बारे में पढ़ेंगे, 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके थ्रू पूरा इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन करेंगे तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वहां पे जो हमने पढ़ा था, लिखा था एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्वेश्चन ये था कि वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना है या नहीं। तो इस रिगार्ड में एक सबसे पहला केस आप देख लो, फर्स्ट जज केस बोलते हैं जिसको, क्या उस केस का नाम? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया, और उस केस में ये बताते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे आती है कि ठीक है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बाइंडिंग नहीं है, इट इज सिंपली ए कंसल्टेशन। वो सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए कि इसको अपॉइंट करिए, कोई सुझाव दे रहे हैं, वो बाइंडिंग नहीं होगा। ये जजमेंट है आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं होता, इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस, मतलब प्रेसिडेंट को उसको मानना कंपलसरी नहीं है। ये 1981 की कहानी थी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये जजमेंट आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस, राइट। अब लेकिन जब बाइंडिंग नहीं है तो मुद्दा क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेकमेंड किया, अब उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी और को अपॉइंट कर देगी, और ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हुए हैं। कन्वेंशन ट्रेडिशन ये कहता है कि जब जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कुछ ऐसे चीज हुए हैं जहां पे सीनियर मोस्ट जज के अलावा भी उनके जूनियर्स को सुपरसीड करके अपॉइंटमेंट कर दिया, क्योंकि उस जज ने मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला दिया हो, तो गवर्नमेंट अपना कुछ वेनिजेंस ले रही हो। ऐसे चीजें हुई हैं हमारे देश में कि जब किन्हीं जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन उनको ना बना के किसी और जज को बना दिया गया, क्योंकि एसपी गुप्ता केस तक ये कहानी थी कि जो जज की एडवाइस होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, यानी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट उसको साइड कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली एक केस आता है जो कि पूरे थ्योरी को, पूरे प्रिंसिपल को बदल देगा, वो केस था सेकंड जज केस। ठीक है, सेकंड जज केस के नाम से आप इसको जानिए पॉपुलरली। इस केस का जो असली नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का केस है ये। आप इसको सेकंड जज केस के थ्रू भी आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको केस का नाम याद रहे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 1993, आप उसको भी लिख सकते हैं। मुद्दा क्या है यहां पे कि उसी बात पे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था कि प्रेसिडेंट के द्वारा मांगे गए एडवाइस को, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है ऑन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है कि नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत अलग अलग मैटर्स पे प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है, प्रेसिडेंट मांग सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज की। आर्टिकल 143 में एक और चीज आएगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा बाइंडिंग होता है कि नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज के रिगार्डिंग अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। इसमें समझिए कि सेकेंड जज केस में क्या आया कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, वो बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट को वही मानना है। लेकिन उसमें एक सिस्टम और डाला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से भी कंसल्ट करेंगे। तो इट्स अ ट्रिपल लेयर ऑफ कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट विल कंसल्ट फ्रॉम सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ही विल हैव टू कंसल्ट फ्रॉम 2 जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। कह सकते हैं कि यहां पे एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए ऑन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक ग्रुप बनेगी जिसका नाम होगा कोलेजियम। So this particular case is, you can say, is the birth of collegium system in India. ये क्या है? ये 3 लोगों का ग्रुप बन गया, चीफ जस्टिस और उनके 2 कलीग्स। वो एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि कौन होगा नया जज हाई कोर्ट का, कौन होगा नया जज सुप्रीम कोर्ट का,
कौन होगा नया चीफ जस्टिस इंडिया का, तो इस मैटर्स पे एडवाइस करने के लिए एक ग्रुप बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 अदर जजेस होंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम का होगा। तो यहां पे एक केस ने बोला था कि चलो नहीं होगा बाइंडिंग, एक केस ने बोला कि बाइंडिंग होगा। तो मैटर था इक्वल इक्वल, टॉस 2 बार कर लिए, जीता कोई नहीं। ठीक, तो इसको सेटल करने के लिए फाइनली इन द ईयर 1998 देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के.आर. नारायणन आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 143 कि वो किसी भी मैटर पे अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं ऑन द एनी मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस और ऑन द एनी मैटर्स ऑफ प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन से होने वाले पहले किसी भी इशू पे, किसी ट्रीटी पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकते हैं। तो इसी पावर का यूज करने के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के.आर. नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांगा कि इस मैटर को आप सॉल्व करिए कि वेदर द पॉइंट गिवन बाय द कॉलेजियम इज बाइंडिंग अपॉन मी और नॉट, इज बाइंडिंग अपॉन मी और नॉट। तो इस केस में, थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस भी आप लिख सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि ठीक है, ये वाले जजमेंट के साथ जो सेकंड जज के जजमेंट है उसके साथ हम एग्री करते हैं। द एडवाइस गिवन बाय द चीफ जस्टिस एंड हिज 2 मेंबर्स, 2 कलीग्स दैट विल बी कॉलेजियम, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। सो फाइनली व्हाट वाज सेटल्ड इन थर्ड जज केस दैट द एडवाइस गिवन बाय द कॉलेजियम टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, राइट। बट एक और क्लॉज ये डाला गया कि उस में जो हमने अभी कॉलेजियम में देखा था कि कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 जजेस, राइट, तो 3 लोगों का मेंबर था। तो अभी कोर्ट ने क्या बोला इन थर्ड जज केस कि ये 2 मेंबर नहीं होंगे, ये कितने मेंबर होंगे, ये 4 मेंबर होंगे। सो टोटल ही शुड कंसल्ट चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस। तो कॉलेजियम का साइज बढ़ा दिया गया, टोटल 5 जजों की एक कॉलेजियम बनेगी। उस कॉलेजियम में कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कलीग, यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ठीक, तो ये सिस्टम लगा दिया थर्ड जज केस में। अब और भी बोलता है कि आइडियली इस कॉलेजियम को कंसेंसस के थ्रू डिसीजन देना है, यानी एवरीवन शुड एग्री ऑन द नेम। बट व्हाट इफ 1 पर्सन इज नॉट एग्रीइंग, व्हाट इफ 2 पर्सन इज नॉट एग्रीइंग। सपोज कि इस कॉलेजियम में एक नाम प्रपोज हुआ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ये इन 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। 4 वैकेंसी हो गई हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉलेजियम सेज कि 4 पीपल को जज बनाया जाए। अब आउट ऑफ दिस कॉलेजियम ये 5 पीपल में 2 पीपल कहते हैं कि सी को नहीं बनाया जाए, ही इज नॉट फिट टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 2 लोग एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। तो इस जज केस का, थर्ड जज केस का एक जजमेंट में एक और पॉइंट डाला गया था कि कॉलेजियम में 5 लोग होंगे, अगर उसमें से 2 लोग भी किसी नाम को अपोज करते हैं, किसी भी पर्सन के अपॉइंटमेंट को अपोज करते हैं, तो कॉलेजियम को उस नाम को आगे नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए। प्रेसिडेंट को क्या नहीं करना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए इफ 2 जजेस आर गिविंग एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, नाउ अगर एक और थर्ड प्रोविजन बनाया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इस किसी भी प्रोसेस को कॉम्प्लाई किए हुए बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया कि आपका नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया सो एंड सो होने वाला है, उन्हें कॉलेजियम को कंसल्ट ही नहीं किया। 4 अदर लोगों से कंसल्ट करनी थी, उन्होंने किया ही नहीं, या फिर 4 लोगों से कंसल्ट तो किया, उसमें से 3 एग्री नहीं हो रहे थे, 2 ही एग्री हो रहे थे, फिर भी उन्होंने उस नाम को आगे भेज दिया। तो इस जजमेंट में ये बोला गया कि अगर चीफ जस्टिस खुद ये प्रोसेस फॉलो किए बिना किसी नाम को फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, तो देन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट, यानी चीफ जस्टिस को भी कॉलेजियम से कंसल्टेशन करने के बाद ही किसी भी नाम को आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करना है कि आप इनकी अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दीजिए या एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट कर दीजिए। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ 3 जज केसेस। देयर इज अ 4th जज केस ऑल्सो दैट वी विल डिस्कस अभी शॉर्टली। व्हाट इज दैट? इन द 4th जज केस, वो काफी रिसेंट सा केस है, और उसके पहले एक चीज मुझे और डिस्कस करना पड़ेगा, दैट विल बी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यूजुअली अभी देखो हम प्रोसेस समझ गए, अब इस प्रोसेस में आपको कुछ डिफेक्ट लग रहा है, अभी तक तो लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा है, अभी डिफेक्ट मैं बता देता हूं।
डिफेक्ट ये है कॉलेजियम सिस्टम में कि सबसे पहले जो सिस्टम होता है, जो ये प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। कॉलेजियम के अंदर क्या डिस्कशन हुई, किस बेसिस पे किसी के नाम को कंसीडर किया गया, इसकी कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इट्स ए क्लोज चेंबर, और जहां भी ओपेकनेस होगा, जहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आप कह सकते हो कि देयर आर चांसेस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, कि 5 लोग कोई तो डिसाइड करना है, वो क्या कर सकते हैं, जो उनके मान लो रिश्तेदार हो, कोई जो हाई कोर्ट में हो, एक सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में मेंबर है, उसका कोई रिश्तेदार होगा, तो देयर आर चांसेस कि उनको रिकमेंड कर दिया जाए, बाकी एलिजिबल कैंडिडेट्स रह जाएं, कि किन्हीं की लॉबी अच्छी हो, किन्हीं की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, किन्हीं की अच्छी बॉन्डिंग हो जजेस के, तो उनका नाम रिकमेंड कर दिया जाए। कुछ एक ऐसा प्रोसेस तो नहीं है ना, कुछ पब्लिक में तो नहीं आ रहा है ना कॉलेजियम में। तो इसी वजह से ये ऑब्जर्व किया गया, और इस रिगार्डिंग एक केस में बताऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने ही खुद कहा है कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम, और उसको हमको सही करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, जैसे आप देखो कि सबसे पहले तो ये एक बंद कमरे में होने वाली चीज है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, कोई एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है इसका कि किस फॉर्मेट में इसकी मीटिंग होगी, कैसे होगी, इस मीटिंग्स का कोई डिस्कशन का ऑफिशियल माइन्यूट्स जो है वो बाहर नहीं आता है। सबको क्या होगा, कई बार तो जो लॉयर्स का नाम कंसिडर किया जा रहा होता है, यूजुअली अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हो तो आप फॉर्म फिल करते हो ना, आपको पता होता है कि मैं आईएएस के लिए कॉम्पीट कर रहा हूं। यहाँ पे लॉयर्स को पता ही नहीं होता है कि मेरे को कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है ये भी नहीं पता है। ठीक है, देयर हैज बीन एलिगेशंस ऑफ प्रोमोटिंग नेपोटिज्म काइंड ऑफ अ थिंग, कि जिनके रिश्तेदार, आप देखो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर जज रह चुके हैं ऑलरेडी, या फिर बहुत सारे ऐसे अभी जज हैं जिनके सन या जिनके भतीजे अभी हाई कोर्ट में जज हैं। सो ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसके रिगार्ड में दिस कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में पूरी तरह खराब है। इट इज देयर फॉर अ सिंपल पर्पस कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कंट्रोल ना करे, क्योंकि इससे पहले कॉलेजियम आने से पहले तो मैंने बताया प्रॉब्लम क्या थी कि किसी को भी जज अपॉइंट कर दिया जा रहा था। दोनों के अपने प्लस और दोनों के अपने माइनस है। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। टाइम के साथ साथ, सोसाइटी के होने वाले चेंजेस के साथ साथ सिस्टम में रिफॉर्म्स होने तो चाहिए, राइट। चाहे वो कॉलेजियम के सिस्टम हो, चाहे वो सोसाइटी का सिस्टम हो, चाहे वो पार्लियामेंट का सिस्टम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का सिस्टम हो, रिफॉर्म्स हर जगह जरूरी है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी रखी, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं। दिस इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन आल्सो कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे हो रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, किसको कंसीडर करके ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये समझना जरूरी है। तो कॉलेजियम सिस्टम में कुछ डिमेरिट तो है। अब इसको चेंज कैसे किया जाए, तो एक कमीशन बनाई थी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, उस कमीशन का नाम था वेंकटचलैया कमीशन। ठीक, इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि एक नया सिस्टम ले आओ, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करो, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आओ, राइट। तो क्या बताते हैं कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजीएसी लाओ, जिस एनजीएसी में क्या होगा, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, कुछ और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होंगे। तो इन सबको मिला के एक कमीशन बनाओ जिसका काम क्या होगा, जो कॉलेजियम आज करती है। इसमें एग्जीक्यूटिव भी हो जाएंगे, इसमें जुडिशियरी वाले भी हो जाएंगे, लेजिस्लेचर के भी हिस्से हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो तीनों ऑर्गन्स का एक से रहेगा, क्योंकि यूजुअली अगर आप मानो कि प्राइम मिनिस्टर जिस बात पे एग्री करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन उस बात पे एग्री नहीं करेंगे। दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो हैं ही। ठीक, अब इसी रिकमेंडेशन के थ्रू नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है बीजेपी की अंडर मोदी जी, अभी जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके पहले वाले टर्म में यही प्राइम मिनिस्टर थे, बट इनसे पहले वाले टेन्योर में, इलेक्शन से पहले वाले 2019 के इलेक्शन से पहले जो उनका टर्म चल रहा था, उसी टेन्योर में एक अमेंडमेंट पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन जोड़ा गया 124A। 124 तो हम पढ़ रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट जब जजेस, उसमें एक नया अमेंडमेंट जोड़ा गया था। देखो ना, जिस भी एक्ट में प्रोविजन में ये कैपिटल से ABCD लिखा होगा ना, दैट इज एन अमेंडमेंट। ये आप जान लो कि जो कैपिटल ABCD लिखा है वो अमेंडमेंट के थ्रू ही आता है, और जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c लिखा हो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या ओरिजिनल लॉ का हिस्सा है। क्या अमेंडमेंट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल यूज करते हैं। ठीक है,
तो 124A ऐड किया गया और उसमें बोला गया कि अब जो कॉलेजियम है वो रिकमेंड नहीं करेगी प्रेसिडेंट को नाम, प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करने के लिए एक NJAC बनाई जाएगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके कौन मेंबर होंगे, जिसके मेंबर उन्होंने रखे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 पर्सन जो था वो उन्होंने डाल दिया लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को डाल दिया। अब देखो मेजोरिटी किसकी आ जा रही है, नॉन जुडिशियल पर्संस की आ रही है मेजोरिटी। मान लो ये भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, कल तो हो सकते हैं, राइट। तो कोई ऐसे जज को चाहेंगे जो एंटी एग्जीक्यूटिव ना हो, जो एग्जीक्यूटिव के एक्शन को चेक न करे, जिसको इजीली ओवर पावर किया जा सके। सो मुद्दा ये था यहाँ पे कि मेजोरिटी किसकी, डिसीजन तो ये कमीशन है, मेजोरिटी बेसिस पे ही लेगी। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस ज्यादा हो गई यहाँ पे। तो इस हिसाब से और इस कारण से एक नई केस आई जो सुप्रीम कोर्ट में 4th जज केस के नाम से जानते हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता है, देयर कैन बी नो सिचुएशन इन इंडिया कि जहां पे द पर्सन आउटसाइड द जुडिशियरी कैन कंट्रोल द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, स्ट्रिक्टली मना किया। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो आपने अमेंडमेंट लाए हो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू आपने NJAC क्रिएट किया है, दिस इज नल एंड वॉइड, मतलब वी आर कंसिडरिंग इट एज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जज केस, आप लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इसको, कि सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जज केस हैज गिवन दिस जजमेंट दैट सेज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको वॉइड करार कर दिया गया, ये इफेक्ट में नहीं होगा। तो कुछ समय के लिए कॉलेजियम को रिप्लेस करके NJAC तो बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल उसको कैंसिल कर दिया, यानी वापस से कॉलेजियम को रिस्टोर कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना उसमें 5 लोग थे और 4 लोगों ने बोला कि नहीं ये जो NJAC है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, लेकिन एक जज ऐसे थे जस्टिस जस्टिस चलमेश्वर, उन्होंने खुद बोला, मैं ये बोल रहा थी एक जज ने खुद बोला है, तो उन्होंने बोला है कि इन दिस वर्डिक्ट उन्होंने 4 लोगों के अगेंस्ट जाके एक जजमेंट लिखा। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी जज होते हैं, 4-5 जज होंगे किसी केस को हियर करते समय, यूजुअली ऑड नंबर में ही होता है, तो सब अपनी अपनी अलग जजमेंट निकालते हैं और मेजोरिटी के बेसिस पे एक जजमेंट लिखी जाती है कॉमन, ठीक है, बेंच की जजमेंट। तो ये जो अपना अलग वाला जजमेंट लिख रहे थे उसमें उन्होंने बोला कि देयर इज एन इनहेरेंट डिफेक्ट इन द प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम। कौन थे वो? जस्टिस जस्टिस चलमेश्वर। ये क्या बोलते हैं? in which in his judgment he criticized the present collegium system, saying that its proceedings were absolutely opaque and inaccessible both to the public। मतलब इस सिस्टम में वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, लोगों को पता नहीं चलता है, तो देयर आर सर्टेन इनहेरेंट वीकनेसेस। हालांकि चूंकि अकेले थे तो इस जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, 4:1 का जजमेंट था। इस जजमेंट को इस केस में 4th जज केस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4th जज केस, 4th जज केस 2015, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो NJAC का अमेंडमेंट लाया गया है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज वाइड, दैट विल नॉट बी गिवन इफेक्ट। सो समरी ऑफ द स्टोरी इज सुप्रीम कोर्ट इज इंडिया, देयर इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, दे हैव जजेस, स्टार्टिंग में 8 थे, अभी मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, प्रेजेंटली 33 हैं। और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम है, बीच में उस कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी गई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, बट उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑन द 4th जज केस। सो इवन एट प्रेजेंट द सिस्टम इज कॉलेजियम सिस्टम व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग। तरीका ये होता है कि अभी अभी जो हमारे चीफ जस्टिस है वो रिटायर करने वाले हैं, तो ट्रेडिशन कन्वेंशन ये कहता है कि जब उनकी रिटायरमेंट की समय आती है तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स जो है वो उनसे एक सलाह मांगती है कि आपका नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिंस ही इज द हेड ऑफ द इंटायर कॉलेजियम,
He calls the meeting of the collegium and a new name is suggested. कन्वेंशन ये भी कहता है कि जो मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे चीफ जस्टिस के बाद, उनका नाम ही कॉलेजियम प्रेस्क्राइब करती है प्रेसिडेंट को और उस पर लगा दिया जाता है मुहर। ठीक है, तो अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दैट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यू ललित। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब एक चीज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास यानी जब प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन आ जाता है तो प्रेसिडेंट तो बाइंडिंग है, उसमें और क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का कोई रोल है क्या? तो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का एक ही रोल है कि दो काम कर सकती है। फर्स्टली कि सपोज कॉलेजियम ने किसी एक पर्टिकुलर जज का नाम अपॉइंट किया हो, जज का नाम रिकमेंड किया हो कि मिस्टर सो एंड सो को आप हाई कोर्ट का जज बना दीजिए। सो सिंस ही इज नॉट ऑलरेडी इनटू द जुडिशियल सर्विसेज, उनके बैकग्राउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि उन पर्टिकुलर जज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सके, सो दैट हिज इंडिपेंडेंस इज सिक्योर्ड। ये पता चले कि उनका कोई करप्शन में रोल नहीं हो, कुछ पर्टिकुलर इंटरफेरेंस नहीं रहा हो, बायस नहीं हो किसी के खिलाफ, ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का चेक करा सकती है। एंड इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट will be prejudicial, will be jeopardizing the security of India, the national public interest, then that can be withheld by the government. गवर्नमेंट क्या करेगी उस समय? लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी? वापस से कॉलेजियम को भेजेगी कि इस नाम पे आप पुनर्विचार करिए, रिकंसिडर दिस नेम। सो एक बारी प्रेसिडेंट ने पूछा कि कौन होगा सक्सेसर, कॉलेजियम ने नाम दे दिया, फिर गवर्नमेंट ने उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ एडवर्स चीजें पता चलती है तो गवर्नमेंट कैन send it back to the collegium that please reconsider it, and after that even if the collegium is sending it back again the next time, then that becomes binding, उसको अपॉइंट करना पड़ जाएगा। कैच हियर इज कि रिकमेंडेशन तो कॉलेजियम कर देती है, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब जजों को अपॉइंट करना है। सपोज कॉलेजियम ने मिस्टर XYZ को रिकमेंड कर दिया है, लेकिन कब उसको जज की अपॉइंटमेंट मिलेगी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। सो एक टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साइन की गई गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच, उसमें टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, जिस वजह से डिले हो जाती है अपॉइंटमेंट में। कभी कोई गवर्नमेंट का फेवरेट बंदा नहीं आया तो उसके अपॉइंटमेंट में डिले होगी। मान लो कि उस डिले के कारण अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की एज ही चली गई, वो रिटायरमेंट के एज पे आ गया, तो वो अपॉइंट नहीं हो पाता है। तो दिस इज अनदर लूप होल इन द सिस्टम कि कॉलेजियम नाम रिकमेंड तो करेगा, लेकिन कितने दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। देयर आर सम स्टोरी एंड देयर आर सम फैक्ट्स। crux is the appointment of judges are done by the president after getting an advice from a particular group of people, that is called collegium system. collegium system कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली लिखा तो नहीं है, लेकिन केसेस के थ्रू आया है। सेकेंड जज केस में इसका पहला रेफरेंस है, देन यू फुल्ली फाइनली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस ऑफ 1998, एंड बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था एनजीएससी के लिए, उसको फोर्थ जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया। इसलिए एट प्रेजेंट वी हैव द सेम कॉलेजियम सिस्टम। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर प्रोसेस कि कैसे अपॉइंटमेंट के बाद ओथ लेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, फंक्शन कैसे करेंगे, और कभी रिजाइन करने की जरूरत पड़ी तो किसको लिख के रिजाइन करेंगे, एंड उसके बाद रिमूव करने की जरूरत पड़ी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जज को कब और क्यों और कैसे हटाया जा सकता है, बहुत लिमिटेड ग्राउंड से। राइट, थैंक यू। हो गया ये हो गया। कितने हुए अभी तो है, और देखते हैं टाइम कितना हुआ, 12 बज के। आप देखिए।